पिछले 6000 सालों से अनछुआ टापू। भले ही देखने में ऐसा ना लगता हो, पर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक टापू माना जाता है। पहली नजर में ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ढेरों दूसरे द्वीपों जैसा ही लगता है, लेकिन इसके तट पर ये कौन सी आकृति दिख रही है और इस टापू पर कौन से गहरे राज छिपे हुए हैं? चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं दुनिया की अंतिम बची पूर्व पाषाण कालीन जनजाति से, जो कभी ना कांटेक्ट की जाने वाली दुनिया की मात्र चंद सभ्यताओं में से एक है। लेकिन ये लोग इतने लंबे समय तक सभ्यता से आखिर कटे कैसे रह गए? बाकी की सारी दुनिया में तो विकास पैर पसार चुका है। विडंबना देखिए, नॉर्थ सेंटिनल टापू की सेंटिनेलीज जनजाति के लोग बाहरी दुनिया में कभी नहीं गए, लेकिन माना जाता है कि ये अफ्रीका से निकलने वाले मानव के सबसे शुरुआती समूहों के वंशज हैं। आमतौर पर देखा गया है कि यूरोपीय साम्राज्यवाद किसी भी देश के मूल निवासियों के लिए हमेशा ही बुरा रहा है, लेकिन किस्मत से सेंटिनेलीज अंग्रेजी हुकूमत के तले आने से बच गए और आज तक उनका बाहरी दुनिया से कोई खास कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन थोड़े बहुत संपर्क जरूर हुए। सेंटिनेलीज अफ्रीका से निकलने वाले सबसे पहले मनुष्यों के वंशज हैं और इस टापू पर करीब 6000 साल पहले बसे थे। इनका ओंगे लोगों से भी परिचय है, जो अंडमान द्वीप समूह पर रहने वाली एक दूसरी जनजाति है। सेंटिनेलीज के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, उससे तो यही पता चलता है कि उनका कल्चर कुछ ओंगे कल्चर जैसा ही है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज ओंगे कबीले के लोगों को सेंटिनेलीज से मिलवाने के लिए आए, तो दोनों आपस में बात नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की भाषाओं में काफी अंतर था। इससे साफ हो गया था कि ये दोनों जनजातियां लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आई थीं। 1771 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते वक्त नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे किसी तरह की रोशनी देखी। आपको इनका नाम कोलंबस के साथ याद आ रहा होगा। कोलंबस की तरह रिची इस टापू पर रुका नहीं, बल्कि डायरी में ढेर सारी रोशनी की एंट्री करके आगे बढ़ गया। फिर 1867 तक ऐतिहासिक दस्तावेजों में टापू का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप निन्वेह इस टापू के तट पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 100 नाविक जिंदा बचे थे और कुछ दिन बीच पे रहने के बाद सेंटिनेलीज ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें अपने टापू पर किसी का भी आना पसंद नहीं था। एक छोटी सी नाव में बैठ के भागने से पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि उस आदिवासी के हाथ में लोहे की तीर थी। बाद में उसे और सेंटिनेलीज के हाथों में जिंदा बचने वाले सभी लोगों को एक बचाव दल ने बचा लिया। इस घटना से सीख लेते हुए अंग्रेजों नॉर्थ सेंटिनल टापू को अगले 13 सालों के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन अंडमान कॉलोनी के इंचार्ज मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने 1880 में टापू पर जाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। वे अंडमान की दूसरी जनजातियों में कुछ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए अपने साथ ले गए थे और वहां पहुंचकर उन्हें वहां पर पगडंडियां और वीरान गांव मिले। लग रहा था जैसे टापू के सारे लोग अंदर जंगलों में भाग गए हों। मॉरिस तो खुश हो रहा होगा कि अच्छा हुआ वे लड़ने के लिए नहीं रुके, लेकिन उसने थोड़ा और ढूंढने की ठानी। कई दिनों बाद उसे 6 लोग मिले, एक बूढ़ा कपल और 4 बच्चे। फिर मॉरिस ने फैसला किया कि उन्हें अपनी सभ्यता के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका था उन लोगों को किडनैप करना। वाह, बहुत अच्छा लॉजिक है। उन 6 को शिप पे लाद कर पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। वहाँ पहुँचते ही वे आदिवासी बीमार हो गए, शायद इसलिए क्योंकि वे पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया के कीटाणुओं के संपर्क में नहीं आए थे। दोनों बुजुर्ग मर गए, जिसके बाद बच्चों को गिफ्ट के साथ टापू पे वापस छोड़ दिया गया। पोर्टमैन की नजर में अपहरण और हत्या का कारण बनने जैसे अपराधों की कीमत महज कुछ तोहफे देकर चुकाई जा सकती थी। असल में उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था और उसने तो सेंटिनेलीज का अपमान भी किया। उसने इन लोगों को बेहद फूहड़ और हद से ज्यादा बदतमीज बताया। मॉरिस ने उसके बाद टापू की और भी कई ट्रिप लगाई। किस्मत अच्छी थी कि इतनी खराब पहली मुलाकात और बाहरी लोगों के लिए सेंटिनेलीज के मन में भरी नफरत के बावजूद वो जिंदा बच गया। लेकिन अंत में उसे शायद थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने लिखा कि सेंटिनेलीज से बाहरी लोगों की मुलाकात से किसी का कोई फायदा नहीं, उल्टे नुकसान ही हुआ है। उसके बाद से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से छेड़छाड़ होनी बंद हो गई। लेकिन 1896 में पोर्ट ब्लेयर से भागा एक कैदी इसके तट पे पहुंच गया। सेंटिनेलीज शायद उस अपहरण की घटना की वजह से बाहरी लोगों से तंग आ चुके थे और उन्होंने कैदी को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। 1960 के दशक तक किसी भी मानव वैज्ञानिक या समाज शास्त्री ने सेंटिनेलीज का अध्ययन नहीं किया था। भारतीय मानव वैज्ञानिक त्रिलोकनाथ पंडित ने 1967 में सबसे पहले इस टापू पे कदम रखा और पोर्टमैन की तरह उन्होंने भी इसे शुरू में वीरान पाया। उनका क्रू खाली झोपड़ियां खोजता रहा और कैंडी, कपड़े जैसे छोटे मोटे गिफ्ट छोड़ने के साथ अपनी स्टडीज के लिए कुछ सामग्री भी जुटाई। कुछ सालों के बाद मानव वैज्ञानिकों का एक दूसरा ग्रुप डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पहुंचा। उन पर हमला होने के डर से क्रू के साथ पुलिस भी थी, लेकिन
लेकिन जब तीरों का एक झुरमुट उड़ता हुआ उनकी नाव की तरफ आया तो उनका ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। वे पीछे जाकर तट पे हमलावरों से थोड़ी दूर उतरे, लेकिन तीर आने का सिलसिला फिर शुरू हो गया और नारियल, बर्तन, सुअर और खिलौनों का गिफ्ट देने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डायरेक्टर को जांघ में चोट लगी और उसे तीर मारने वाला आदिवासी जोर जोर से हंस रहा था और दल के दूसरे लोग क्रू द्वारा छोड़े गए सुअर और खिलौनों को जमीन में गाड़ रहे थे। देखिए तो क्या बढ़िया क्लोजअप तस्वीर आई है। क्रू की डॉक्यूमेंट्री का सफर इसी घटना के साथ खत्म हो गया और वो वापस लौट आई। फिर 1981 में प्राइम रोज नाम की एक शिप टापू के पास जमीन से टकरा गई। पहले तो क्रू को जमीन देखकर बड़ी राहत मिली, लेकिन जब हथियारों से लैस सेंटिनेलीज को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा तो उनकी ये राहत परेशानी में बदल गई। उन्होंने बचाव के लिए मदद बुलाई और एक कुल्हाड़ी और फ्लेयर गन की मदद से आदिवासियों का मुकाबला किया। अंत में भारतीय नौसेना ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर नजर आने वाली वो आकृति असल में प्राइम रोज जहाज का मलबा है। आदिवासियों के उग्र स्वभाव के बावजूद त्रिलोकनाथ पंडित 20 साल के काल में इस टापू पर कई बार गए। आखिरकार 1991 में जाकर उनकी सेंटिनेलीज लोगों से एक सीधी सादी मुलाकात हो गई। वे उनकी नाव में भी चढ़े और पंडित ने उन्हें खूब सारे नारियल भी दिए। इस टापू पे नारियल नहीं उगता, लेकिन यहाँ के लोग इसे पसंद बहुत करते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने सेंटिनेलीज का अध्ययन करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर से जाने वाले लोग अपनी बीमारियां उन आदिवासियों तक न पहुंचा दें। जी हाँ, पोर्टमैन द्वारा उन लोगों को बीमार किए जाने के पूरे 100 साल बाद ये बात किसी के दिमाग में आई। भारत सरकार का कहना है कि वो टापू के जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और न ही वहाँ कानून लागू करने का इरादा है। तकनीकी तौर पे तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत का हिस्सा है, लेकिन ये बाकी के देशों से बिल्कुल अलग थलग काम करता है। फिर भी साल 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने टापू की हाल खबर लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था। सरकार को डर था कि सारे लोग तूफान की भेंट न चढ़ गए हों, लेकिन वो गलत साबित हुआ। सुनामी आने से पहले ही टापू के लोग ऊंचे इलाकों में चले गए थे। उनके मछली पकड़ने के इलाके तूफान में खराब हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया है। 2 साल बाद की बात है, 2 मछुआरे शराब पीकर अपनी नाव में सो गए। रस्सी में पत्थर बांधकर बनाया गया उनका हैंडमेड एंकर फेल हो गया और नाव बहकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ जाने लगी। दूसरे मछुआरों ने चिल्लाकर उन्हें होशियार करने की कोशिश की, मगर शराब के नशे में धुत होने की वजह से वो कुछ भी ना सुन सके। इसीलिए कहा जाता है, नशे की हालत में कोई भी काम ना करें। उनकी नाव बहकर टापू के नजदीक चली गई और सेंटिनेलीज ने उन्हें तीरों से छलनी करके मार डाला। जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों की बॉडी निकालने की कोशिश की तो उन्हें भी तीरों की बौछार झेलनी पड़ी। अंत में उन्होंने हार मान ली और बताया कि दोनों को बीच पर बनी कब्र में ही दफनाया गया है। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने टापू के इर्द गिर्द 3 मील का घेरा डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर जाना सभी को मना है, ताकि टापू के आदिवासी भी सुरक्षित रहें, भूले भटके यहाँ पहुँचने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। एकदम अलग थलग रहने और बाहर के लोगों से न मिलने की वजह से हमें सेंटिनेलीज के बारे में बहुत ही कम पता है। ये शिकार मार के खाने वाले लोग हैं, जो कृषि का विकास होने से पहले ही इस टापू पर आकर बस गए थे। इनकी झोपड़ी पाम के पत्तों से बनी होती है और पार्टीशन वाले एक बड़े से आवास में कई लोग साथ मिलकर रहते हैं। हथियारों के नाम पे उनके पास तीर और भाले होते हैं। टापू के ऊपर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर से मिले तीरों से पता चलता है कि ये लोग शिकार करने, मछली पकड़ने और युद्ध जैसे कामों के लिए अलग अलग तरह के नोक वाले तीर इस्तेमाल करते हैं। ये टापू चारों ओर से कोरल रीफ से घिरा हुआ है और यहाँ नाव खड़ी करने के लिए कोई ठीक जगह भी नहीं है। टापू का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से ढका है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की सटीक संख्या का पता लगाना नामुमकिन है। एस्टिमेट की माने तो यह आंकड़ा 50 से लेकर 500 तक कुछ भी हो सकता है। 3 मील का एक्सक्लूजन जोन घोषित किए जाने के बावजूद सेंटिनेलीज पे मंडराने वाला खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। अंडमान के टूर ऑपरेटर मेहमानों को अक्सर इन टापुओं पर रहने वाली प्राचीन जनजातियों से मिलवाने का ऑफर देते हैं। कुछ ने तो यहाँ की एक दूसरी जनजाति जड़ावा का भरपूर शोषण भी किया है। एक रिजॉर्ट वाला जड़ावा रिजर्व के पास एक नई बिल्डिंग बनवा रहा था, लेकिन लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद काम रोकना पड़ा। अंडमान ग्रैंड ट्रंक रोड पे रोजाना सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं और उनके ड्राइवर जड़ावा लोगों को जू के जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इन्हीं सब कारणों से अंडमान के मूल निवासियों का भला चाहने वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोकल टूर ऑपरेटर्स ने तो अल्टीमेट ह्यूमन सफारी ऑर्गेनाइज करनी भी शुरू कर दी है, जिसमें वो लोगों को आर्म्ड बोट्स में बैठाकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास ले जाते हैं। दुनिया भर के जनजातीय लोगों के उद्धार के लिए काम करने वाली संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल अंडमान की ह्यूमन सफारी को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। संस्था ने जड़ावा और सेंटिनेलीज दोनों के ही उद्धार का बीड़ा उठाया है। इस मुद्दे पर संस्था की एक प्रवक्ता मरियम रॉस कहती हैं कि हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेंटिनेलीज से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश न की जाए। इसके लिए हम अंडमान प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि वे टापू के इर्द गिर्द पोचिंग पे लगाम लगाएं, जिसके चलते साल 2006 में यहाँ 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। उनका कहना है कि सेंटिनेलीज को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि मुठभेड़ में दोनों ही पक्षों का नुकसान होना तय है। इस जनजाति से संपर्क करना वाकई समझदारी के खिलाफ है, पर लोग कहते हैं कि अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते। इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहने वाले ग्रुप की स्टडी करने से हम मानव इतिहास के बारे में बहुत सी नई बातें पता चल सकती हैं। इस टापू पे कोई नहीं जा सकता और इसके बारे में ज्यादातर जानकारी ऊपर से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स की बदौलत प्राप्त हुई है। लेकिन इससे सेंटिनेलीज लोगों के जीवन पे बुरा असर पड़ता है और हेलीकॉप्टर को तीरों की बारिश भी झेलनी पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ लोग ड्रोन्स जैसी चीजों की मदद से आइडिया देते हैं। इससे बहुत सी दिक्कतें तो कम हो जाएंगी, लेकिन नैतिकता और कबीले की प्राइवेसी का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कृषि और चिकित्सा जैसी आधुनिक सेवाओं से सेंटिनेलीज को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मानव वैज्ञानिक सीता वेंकटेश्वर का कहना है कि इस तरह की मॉडर्न सुविधाएं प्राचीन जनजातियों के लिए फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए वो जड़ावा का एग्जाम्पल देती हैं, जिन्हें शराब और तंबाकू की लत लग गई थी और बाहर के लोगों से उनका संबंध बहुत ही सदा हुआ और एक तरफा सा था। माना कि सेंटिनेलीज जनजाति के बारे में जानने की लोगों के मन में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें दुनिया के सबसे डरावने टापू पे अकेला छोड़ देना ही सबके लिए बेहतर होगा। क्या हमें सेंटिनेलीज को देखने जाना चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।